नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप एकदम सब बढ़िया होंगे और एकदम शानदार तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, इस बार का फुल एंड फाइनल बजट अभी रिसेंटली जुलाई में रिलीज किया गया। आपको पता होगा कि इलेक्शन ईयर था, इसलिए इंटरिम बजट आया था। अब फुल एंड फाइनल बजट जो कि निर्मला सीतारमण जी ने देखे हैं, तो 7वां अपना बजट प्रेजेंट किया है। तो आज हम ये समझ करके लेंगे कि बजट कैसे पास किया जाता है, और अगर हमें समय मिला तो हम ये भी देखेंगे कि बजट में इस बार कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन के साथ में कि बजट जो है वो पार्लियामेंट में किस तरीके से पास होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ऑलरेडी इन पर सवाल कर चुकी है। चाहे आप बात कीजिए 2020 2015 की, या फिर आप बात कीजिए 2021 की, यूपीएससी इस पे सवाल ऑलरेडी कर चुकी है कि बजट मतलब बजट के प्रावधान क्या है। इसको हम मनी बिल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। दूसरा, बजट जो पास होता है इसको प्रेजेंट तो निर्मला सीतारमण जी करेंगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसको बनाएगा। तो पहले ही आप लोगों को इस सवाल का उत्तर तो मैं दे देता हूं कि इसका उत्तर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो मेजरली अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें और प्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, दैट इज आंसर विल बी हियर। दूसरा, यहां पर जो स्टेटमेंट आप लोग देखोगे 2015 में जो पूछा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो बजट के लिए आता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसीलिए आप लोग स्टेटमेंट नंबर 3 में यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम पढ़ोगे इसमें। इस सवाल का उत्तर हम लोग लेक्चर के थोड़ा सा आखिर में करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आप में से अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो लोग भी थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे और फिर इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं कि बजट क्या होता है। देखिए, बजट की अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो डे टू डे लाइफ में क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा और आपका रेवेन्यू कितना होगा, मतलब आपकी इनकम कितनी आएगी और आप खर्चा कितना करने वाले हो, इसी के मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं बजट करना। ये हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों में तो करता ही है, लेकिन अपने अपने बड़े बड़े कंपनीज में भी किया जाता है, और देश लेवल पर तो फिर करना ही चाहिए। अगर हम लोग कोई प्लान नहीं बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। इसीलिए प्लानिंग जरूरी है, बजट प्लानिंग जरूरी है, और वही बजट प्लानिंग के बारे में संविधान तक कहता है कि आप लोग इस तरीके से बजट प्लानिंग कीजिएगा, कैसे खर्चा करोगे और कहां से इनकम आएगी इसका ब्यौरा हमको देना है। लेकिन इसके लिए जो टर्म संविधान यूज करता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज AFS। इसके लिए संविधान का जो आर्टिकल है वो है 112। हमारे आर्टिकल नंबर 112 में बताया हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट होगा और इसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को प्रेजेंट करनी होगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो ऊपर ही लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before both houses of the parliament a statement of estimated receipt and expenditure of the government of India। सिंपल। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ, क्या है इसके अंदर में स्टेटमेंट है किसका, कि कितने रिसिप्ट आएंगे, पैसा कितना आएगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है उसका। ये आपको करना ही पड़ेगा, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 कहता है। तो इसलिए हम लोग हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना अपना बजट प्रेजेंट करते हैं। लेट मी टेल यू, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये शुरू होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो उससे पहले ही हम लोग बजट पेश कर दें, उसको पास करवा लें और उसको हम लोग बता दें, और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग करना शुरू करें। यूएसए में यही डेट 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच में होती है। चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, 1 जनवरी को इन लोगों का 1 जनवरी में इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। सेम अगर हम लोग पाकिस्तान के लिए देखें तो उन लोग 1 जुलाई को यूज करते हैं, और यूके 6 अप्रैल। तो थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि क्यों हम लोगों ने भी अप्रैल चूज किया होगा, बिकॉज आज भी हम लोग यूके से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, खास करके कुछ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। तो जो बजट होता है हमारा, इसके अंदर में क्या होगा, एस्टिमेटेड रेसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि तुम्हारा पैसा कितना आना है और पैसा कितना जाना है। बाद में इतना ही नहीं, तो आप
कैसे रिसिप्ट्स रेज करोगे, तो वेज एंड मीन्स कि कौन से मेथड्स है, आप कैसे पैसा लेकर के आओगे वो भी हमें बताइए। डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट कि आपको कितने मिले, आपने पिछले बार बोला था। देखिए अब कैसा है, इस बार का बजट, मैं अगला बजट प्रेडिक्ट कर रहा हूं 2024 और 25 के लिए। तो देखिए कभी भी आप बजट खोल करके देखोगे ना, आपको 3 साल के डेटा हमेशा मिलेंगे, 3 फाइनेंशियल ईयर के डेटा मिलेंगे। कैसे, तो अब की बार तो चलो हम लोग ये वाला बजट जुलाई में प्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे इसको आइडियली हम लोग 1 फेब को प्रेजेंट करते हैं। तो 1 फेब 2024 को जो बजट प्रेजेंट किया होगा उसमें हम लोग क्या बताएंगे आने वाले अगले जो भी साल है उसके बारे में, कि 2024 के पूरा का पूरा जितना भी साल है और 2025 के मार्च तक हम लोग इस पर बात करेंगे। 2024 के मार्च तक जितना भी डेटा है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, 2025 के 31 मार्च तक। तो वो आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये फ्यूचर में हम लोग ऐसे ऐसे इसका एक्सपेंडिचर होगा, फ्यूचर में इतना इतना रेवेन्यू आएगा, ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा ही हमने पिछले साल भी किया होगा। 2023 के 1 फेब के समय में हम लोगों ने ऐसा ही किया होगा, हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया होगा कि इतना इतना पैसा हमको आएगा, इतना इतना पैसा हमारा जाएगा। तो ये जो 1 फेब को हमने प्रेडिक्ट किया होगा कहां तक, 2024 के मार्च तक के लिए, तो इसका एक छोटा मोटा आपको रिवीजन अब करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा ना। 2024 1 फेब 2024 को आप इस वाले को रिवाइज करोगे कि भाई मैंने इतना बोला था लेकिन इतना नहीं हुआ। क्योंकि देखिए हम प्लान तो बनाते हैं लेकिन प्लान एग्जीक्यूशन के समय में 19-20 हमेशा होने ही वाला है। 100% एज इट इज कभी भी कोई प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। यही आपके प्रिपरेशन में भी होता है। आपको लगता है कि मैंने अपने यूपीएससी का प्लान बना लिया तो वो इसी तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो बस इसी तरीके से 2023 जो है तो उसमें इन्होंने कुछ न कुछ अपने एस्टिमेट दिए थे, अब उसका हम रिवाइज्ड एस्टिमेट देंगे। लेकिन अब भी जब आप 1 फेब को अपना बजट प्रेजेंट कर रहे हो, आपके पास में जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा अवेलेबल नहीं होगा। मतलब एक्चुअल डेटा 2023 का अब तक आपके पास नहीं होगा, एक्चुअल डेटा आपके पास में 2022 का होगा। तो इसीलिए जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो इसमें आप लोग देखोगे, अक्सर देखोगे कि इसमें 3-4 चीजें आप लोग खास करके देखोगे कि एक 2022 एंड 2023 के फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल डेटा, इसमें क्या होगा, इसमें जो डेटा आपको मिलेगा वो होगा एक्चुअल डेटा। 2023 एंड 2024 का हम लोग क्या देने वाले हैं, इसका हम लोग देंगे एक रिवाइज्ड डेटा, इसका हम क्या देंगे, एक रिवाइज्ड डेटा देंगे। और 2024 एंड 2025 का आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें एस्टिमेट करने वाले हो, ठीक है। आप इसके अंदर में क्या करने वाले हो, इसको एस्टिमेट करोगे कि हम लोग क्या आगे करने वाले हैं। तो इसीलिए आप कभी भी कोई बजट खोल के देखिए ना, आपको दिखेगा कि इसके अंदर में क्या है। तो 2022 एंड 2023 का एक्चुअल्स, फिर उसके बाद में आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2023 एंड 2024, और आगे का जो है उसके आप लोग एस्टिमेट्स दे रहे हो 2024 एंड 2025 का, ठीक है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से पूरा का पूरा आप लोग डेटा जो है वो देखोगे। आपको पता होगा कि ये इन्होंने इस बार थोड़ा अगर इंटरिम बजट दिया हुआ था इसलिए एक और कॉलम एक्स्ट्रा आया हुआ है। इन्होंने इंटरिम बजट के समय में इतना इतना बोला था लेकिन वो इंटरिम बजट था इसलिए। बट अब की बार जो है तो ये 3 साल के जो डेटा है वो ये होंगे, एक्चुअल, रिवाइज्ड एंड एस्टिमेट। आई होप आप लोगों को ये मुद्दा अच्छे से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब भी बजट प्रेजेंट होता है तो उसमें हम लोग एक्चुअल रिसिप्ट, फिर उसके बाद में उसके एक्चुअल रिसिप्ट कितने हैं क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के, उसमें अगर हम लोगों को कोई डेफिसिट हुआ है, सरप्लस हुआ है तो उसके बारे में हमको बताइए, और भी कुछ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह आप लोगों की क्या रहने वाली है उसके बारे में आप बताइए। ये सब आपके बजट के डेटा में पेश किया जाता है। अब ये सब समझने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा समझ के लेते हैं, दैट इज कि हमारा जो बजट है इसके अंदर में एक समय में ऐसा हुआ करता था कि रेलवे का बजट सेपरेट हुआ करता था, लेकिन 2017 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने उसको मर्ज कर दिया। तो एग्जैक्टली इसकी कहानी क्या है, तो देखिए 1921 के अंदर में एक्वर्थ कमेटी रिकमेंड करती है कि लगभग उस समय में जो भी हम लोग बजट प्रेजेंट करते थे वो बजट का अप्रोक्सीमेटली 60% खर्चा हम लोग रेलवे बिछाने पर कर रहे हैं, रेलवे के अपग्रेडेशन पर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं रेलवे का बजट एकदम अलग से बनाया जाए। तो एक्वर्थ कमेटी ने 1921 में रिकमेंडेशन दिया और 1924 में ऐसा किया गया कि इन्होंने इसको पूरी तरीके से अलग कर दिया।
और 2017 में लेकिन फिर जब हमने देखा कि अब इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए आप लोग पहले देखोगे तो देखिए लालू प्रसाद यादव जो कि उस समय में रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, वो कई बार आप लोगों को दिखेगा कि अपना बजट प्रेजेंट कर रहे हैं रेलवे का अलग से, और फिर उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे और अगला बजट देंगे। अब इसमें क्या है, ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन होने लग गया और ये गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, इनको ऐसा लगा कि ये गलत है थोड़ा सा, तो इसलिए फिर उन्होंने 2017 में इस बजट को जनरल बजट के साथ में मर्ज कर दिया। और तब से हम लोग देखते हैं कि रेलवे बजट अलग से सेपरेट अब अनाउंस नहीं किया जाता है, 2017 से सब कुछ मर्ज कर दिया गया है। अगली जो बात है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के और क्या क्या प्रावधान दिए हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कोई भी अगर पैसा हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर निकालना है या फिर अगर उसमें डालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऐसा गवर्नमेंट का फंड है जिसके अंदर में सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, सारा ट्रांजैक्शन होगा, ये गवर्नमेंट का पैसा है और ये गवर्नमेंट का एक्चुअल जो पैसा है इस पर कंट्रोल पूरी तरीके से लोकसभा करती है कि आप कितना पैसा निकालोगे, आप कितना पैसा खर्च करोगे। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा और इन जनरल पार्लियामेंट को भी रिस्पॉन्सिबल है। तो डिमांड फॉर ग्रांट मतलब क्या कि आप अनुदान मांग रहे हो, किस लिए? किसी न किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करेगी कि मेरे को इतना इतना पैसा दीजिए। तो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट पहले तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना आएगा नहीं, और दूसरी बात है अप्रूवल जब तक पार्लियामेंट उसको नहीं देती है या लोकसभा उसको अप्रूवल नहीं देती है तब तक वो पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। आपको एक एक छोटी से छोटी पाई का भी हिसाब पार्लियामेंट को, लोकसभा को देना पड़ेगा, और लोकसभा अगर अप्रूव करती है तो ही आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे। लेट मी टेल यू, अगर कोई गवर्नमेंट बजट पास नहीं कर पाती है लोकसभा में तो इसका मतलब ये भी बनता है कि ये गवर्नमेंट जल्दी ही गिरने वाली है, इसके पास में अब मेजॉरिटी बची नहीं है। तो सीधी सी बात है, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इसके अलावा आप लोगों को ये डिमांड फॉर ग्रांट पर वोटिंग भी करवानी पड़ती है। प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी दी हुई है कि हर साल आपने बजट प्रेजेंट करवाना है। यू शुड मेक श्योर दैट बजट इज लेड बिफोर द लोकसभा और पार्लियामेंट। ठीक है। नो मनी बिल इम्पोजिंग, तो देखो बजट को मनी बिल कहा जाता है, बजट इज अ टाइप ऑफ अ मनी बिल। तो नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद में आप लोग और भी देखेंगे कि रोल ऑफ राज्यसभा, अगर बजट के केस में हम लोग देखें तो इट इज वेरी वेरी लिमिटेड, यू कैन ओनली डिस्कस, बट राज्यसभा यहाँ पे वोट नहीं कर सकती है। मेजरली लोकसभा को पूरी बजट के रिगार्ड में पावर मिली हुई है। तो ऐसे सब बातें हैं। एंड इसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो बजट जो हमारा होता है इसके अंदर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर में जो भी एक्सपेंडिचर है नहीं है वो सब भी आपको अलग से बताने पड़ेंगे। तो संविधान में कुछ हमारे प्रोविजंस अलग से ही देख करके रखे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस कैसे होती हैं। बजट जब भी हम पास करेंगे तो बजट पास करते समय में कौन कौन से स्टेजेस से इनको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट होता है, यूजुअली वो 1 फेब को होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार का एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर। बाकी अगले साल आप देखिएगा 1 फेब 2025 इस दिन बजट का प्रेजेंटेशन होगा, बजट का स्पीच होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना फेमसली बजट स्पीच। एंड समटाइम्स देयर इज आल्सो कंपैरिजन कि इस साल कितना ज्यादा बड़ा आपने बजट स्पीच दिया। कभी 2 घंटे 20 मिनट का दिया है, कभी 2 घंटे 40 मिनट का दिया है। जैसे 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का बजट स्पीच था, बाकी कभी 1 घंटे 30 मिनट। तो बजट स्पीच, तो इस दिन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होता है यूजुअली वो अपने बजट स्पीच को देता है। फिर लगभग अगले 4-5 दिन इसी बजट स्पीच पर जनरल डिस्कशन लोकसभा के अंदर में होता है, राज्यसभा के अंदर में होता है। फिर लोग कहेंगे, जैसे इस बार आप लोग देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो आपका 20% से 12.5% कर दिया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। तो उसमें बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स बता रहे हैं कि बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। तो वो इसलिए है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि रुपए की 1 करोड़ की वैल्यू हर साल गिरते जा रही है। लगभग अगर हम लोग इन्फ्लेशन 5% भी अपनी इकोनॉमी में पकड़े तो अगले साल उसकी 1 रुपए की वैल्यू 95 हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी। उससे आप, तो इसीलिए कहा जाता है कि घर में पैसा नहीं रखना चाहिए, हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ताकि रुपये की वैल्यू बढ़ती रहे।
तो ऑपोजिशन वाले यहां पर डिबेट करेंगे कि आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा करके जनता को गुमराह किया है, क्योंकि मानिए अगर पहले आप लोगों ने 1 करोड़ में अगर कोई मकान लिया हुआ था, आज से कुछ साल पहले, जैसे मान लीजिए 2000 में, 20 साल में उसकी वैल्यू हो गई है 4.6 करोड़, 4.6 करोड़ हो गई कि भाई इतना वैल्यू जो है बढ़ रहा है। अब ये चलो 4 करोड़ पकड़ लो, 4 करोड़ बढ़ गया है, तो अब ये 3 करोड़ हो गया। तो 3 करोड़ का आपको क्या हुआ, आपको कैपिटल गेन हुआ, और ये लॉन्ग टर्म था, क्योंकि 2024 में आते आते आपके 24 साल हो गए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था। अब इसमें पहले आप लोग कितना टैक्स पे करते थे, 20% का, बट 20% का कैसे, 20% का इन्फ्लेशन का एडजस्ट करके। तो अब हर साल का 6% का अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट अगर निकालने की कोशिश करो तो दैट वुड रफली कम आउट टू 3.5%, 3.5 सीआर, कि लगभग 3.5 करोड़ का अभी अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो ये मकान अपने को पड़ा होगा उस समय में। मतलब अगर आज ये मकान में खरीदने जाता तो 3.5 करोड़ में मेरे को मिलता था। मैंने एक्चुअल में कमाया कितना इसमें, 50 लाख रुपए, क्योंकि इन्फ्लेशन ने मेरे बहुत सारे पैसे खा लिए हैं। 50 लाख पर सिर्फ 20% देना मतलब लगभग आपको 10 लाख पहले टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो क्या होगा, आपको 12.5% भरना है। किस पर, तो पूरे 3 करोड़ पर, 3 करोड़ पर 12.5% भरना। तो आप ऐसा पकड़ो लगभग आप लोग 35-36% आप लोग इसके ऊपर 35-36 लाख रुपए आप लोग टैक्स भर दोगे। तो कहां आप 10 लाख भर रहे थे, कहां आप 35-36 लाख रुपए का टैक्स भर रहे हो। तो इस तरीके से यहां पे जनरल डिस्कशन होगा, तो ये सब डिस्कशन होगा, यहां पर बातें होंगी, यहां पर डिबेट होगा, और इस तरीके से ये सारी बातें आपके 4-5 दिन अगले चलेगी। फिर ये जब हो जाता है तो इसके अगले दिन में, इसके अगले समय में फिर इसको पार्लियामेंट को यूजुअली कहा जाता है कि अब हम पार्लियामेंट या लोकसभा जो है इसको हम कर रहे हैं एडजर्न। एडजर्न का मतलब है कि हम लोग अब एक ब्रीफ छुट्टी के लिए जा रहे हैं, और अगले 3-4 वीक एक कमेटी है जिसका नाम होता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। ऐसी हमारे पास में लगभग 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, और ये 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज स्टडी करती है एक एक डिमांड फॉर ग्रांट को, और इसके बाद में अपना इसके अंदर में ओपिनियन देती है। देखिए पार्लियामेंट के पास में एक्सपर्टीज नहीं है कि हर एक चीज को इन लोग डिटेल में पढ़े, इसलिए ये डिपार्टमेंटल कमिटीज एकदम ढंग से ये सब स्टडी करेगी। स्टडी करने के बाद में अपनी रिकमेंडेशंस देगी, 3-4 हफ्ते के बाद में एक एक डिमांड फॉर ग्रांट को डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये जब हो जाएगा तो दे विल सबमिट इट टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को जब सबमिट होगा अब यहां पर लोकसभा वापस मिलेगी, और लोकसभा मिलने के बाद में अब इसमें हर एक डिमांड फॉर ग्रांट पर वोटिंग शुरू होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहेगी मुझे इतना इतना पैसा दे दीजिए, हेल्थ मिनिस्ट्री कहेगी मुझे इतना इतना पैसा दे दीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी मुझे इतना इतना पैसा दे दीजिए। अब इतना पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब यहां पर डिसाइड होगा। तो इसीलिए फिर अगर हम लोग देखें तो फोर्थ स्टेज जो है, फोर्थ स्टेज में क्या है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है आप लोगों की, इस पर अब वोटिंग होने वाली है बाय लोकसभा। देखिए पहले जो थर्ड स्टेज जो थी जिसमें डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी जो 24 कमिटीज है वो डिटेल में स्टडी कर रही थी, कमिटी स्टडी कर रही थी, उसमें कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, कुछ आउटसाइडर्स भी थे, लेकिन इसके अंदर में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होंगे, और इन लोग जो भी आप मांग रख रहे हो उनके सामने उसको स्टडी करेंगे और उस पर वोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इन्होंने ये बजट में मांग रखी है, मांग संख्या 1 डिमांड नंबर 1 किसने मांगी है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसने ये डिमांड मांगी है कि भाई मैं इतना इतना पैसा जो है वो मांगना चाहता हूं, इतना इतना मेरा डिमांड है। अब अगर वहां के लोकसभा के मेंबर्स को सभी को लगता है कि हाँ मैंने तुमको इतना पैसा देना चाहिए, तो इस मांग को हम पास कर देंगे, डिमांड फॉर ग्रांट विल बी पास्ड। और अगर नहीं तो फिर कुछ लोग यहां पर कट मोशंस इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि यूजुअली ये कट मोशंस हमेशा ऑपोजिशन वाले इंट्रोड्यूस करेंगे, कि मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि अपने को लगभग 5 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। किसी को लगे कि ये पॉलिसी ही गलत है, व्हाट दे कैन डू, आपने मांगे थे 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए, लेकिन 20,000 करोड़ देने के बजाय उन लोग कहते हैं कि हम तुमको सिर्फ 1 रुपए देंगे। अच्छा अगर आपको 1 रुपए देंगे तो इसका मतलब क्या बन गया, अगर आपको 1 रुपए देंगे इसका मतलब आपने पॉलिसी खत्म कर दी वो वाली, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉलिसी कट मोशन। फिर कुछ लोग होंगे कहेंगे कि नहीं 20,000 करोड़ नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा आप लोगों का 10,000 करोड़ का खर्चा होना चाहिए, तो मैं तुमको 10,000 करोड़ दूंगा और 10,000 करोड़ का मैं इसमें सब्सट्रैक्शन करूंगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज द इकोनॉमिक कट मोशन। एंड तीसरा इसके अंदर में कोई कह सकता है कि नहीं मेरे हिसाब से देखो आपको मैं दे रहा हूं, आई डोंट अप्रूव दिस पॉलिसी
बट मैं फिर भी ये तुमको पास करके दे रहा हूं, लेकिन इसमें से मैं टोकन अमाउंट 100 रुपए माइनस करूंगा, मतलब 20,000 करोड़ में से सिर्फ मैं 100 रुपए माइनस करूंगा और फिर तुमको मैं दूंगा टू शो माय ओपोजिशन टू द स्कीम। ओके, तो इस तरीके से ये कट मोशंस इंट्रोड्यूस की जा सकती है लोकसभा में फोर्थ स्टेज पर। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये कट मोशन कभी पास नहीं होगी। ये कट मोशन क्यों पास नहीं होगी? बिकॉज यूजुअली गवर्नमेंट के पास में मेजॉरिटी होती है और कोई भी कट मोशन अगर इस तरीके से आती है तो गवर्नमेंट उनको रिजेक्ट कर सकती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यूपीए के समय में कुछ कट मोशंस इंट्रोड्यूस की गई थी, यूपीए के समय में कुछ कट मोशंस इंट्रोड्यूस की गई थी और उस समय में यूपीए देखो अगेंस्ट में वोट करती है और ये लोग जीत जाते हैं। और एनडीए ने उस समय में 153 लाए थे, लेकिन वो कम है उनके पास में आंकड़ा। तो कट मोशन यूजुअली फेल होंगे और कट मोशन अगर पास हो गई तो भाई साहब समझ जाना अब तो आपको रिजाइन करने का समय आ गया है करके। ओके, तो इस तरीके से ये आप लोगों की फोर्थ स्टेज होती है, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसमें कैसे वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट वगैरह होगा और सब कुछ एकदम एक एक डिमांड आपके सामने पेश की जाएगी, एक एक डिमांड पे चर्चा होगी और ये सब होगा। अच्छा, इतना होने के बाद में फिर आप लोग अब पास करोगे एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन का मतलब है खर्चा करना, फाइनेंस का मतलब है पैसा रेज करना। तो फाइनेंस मतलब इसमें टैक्सेशन के प्रपोजल्स होंगे, ठीक है, इसमें टैक्स प्रपोजल्स होंगे और इसके अंदर में आप लोग एक्सपेंडिचर किस तरीके से करने वाले हो उसके प्रपोजल्स इसके अंदर में होंगे। मेजरली जो भी प्रपोजल होंगे वो एक्सपेंडिचर के होंगे कि हम कैसे खर्चा करेंगे। तो अब ये एप्रोप्रिएशन, तो वोट डिमांड फॉर ग्रांट मतलब अब आपको पैसा मिल गया, तो डिमांड फॉर ग्रांट आपने रेज किया, जब इसको अप्रूव कर दिया तो फिर इट विल बिकम अ ग्रांट और फिर ये ग्रांट जो है वो आप लोग यूज कर पाओगे और इस ग्रांट को कैसे कैसे खर्च करेंगे उसके लिए एक बिल अलग से लाया जाएगा, तो वो बिल आप लोग अब पास करोगे। तो नेक्स्ट जो स्टेज है आप लोगों की, दैट इज पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। तो सिंपल है, सारे खर्चे हमने बता दिए आप लोगों को और इसमें से आपको करना है, क्योंकि देखो संविधान ये कहता है कि नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बाय लॉ। तो लॉ बनाओ, लॉ में अगर लिखा है कि हम इतना खर्चा करने वाले हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते हो, एकदम सिंपल सी बात है। देन अकॉर्डिंगली एन एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड और उसको फिर पास करता है, फिर इसके साथ में सब कुछ हम लोग दे देते हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन इंडिया, क्या डिमांड फॉर ग्रांट थे और कुछ है वो सब आप बता दोगे। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम लोग वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मतलब क्या? तो देखिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वापस से टाइम टेबल में लेकर के जाना चाहता हूँ। हम लोग पीछे जब टाइम में जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे डेट दिखाने दो आप लोगों को। हाँ, ये देखिए, अब इसमें जो है कैसा है कि अगर हम देखें तो 2022, ठीक है, 2024 मान लीजिए, अगर हम लोग 1 फेब, आप लोग पकड़ लीजिए 1 फेब, ठीक है। तो ये जो 1 फेब है, ये 1 फेब के समय में अगर आप अपना बजट प्रेजेंट कर रहे हो तो उस दिन क्या इशू होगा? उस दिन इशू ये होगा कि मतलब पहले, एक मिनट मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है वो बजट यूजुअली प्रेजेंट किया जाता था लगभग 28 फेब वगैरह को, और 28 फेब को बजट प्रेजेंट करना मतलब थोड़ा सा गड़बड़ का काम है। क्यों सर? क्योंकि 28 फेब को अगर बजट आप रखते हो, लगभग पूरे बजट को पास होने में लगते हैं 2 महीने, बराबर है 2 महीने। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये हो गया आपका 1 मार्च, कि बजट आपका कब आएगा? 1 मार्च। 1 मार्च को आप लोगों ने प्रेजेंट किया, ये पास होते होते लगभग आप लोगों को आ जाएगा 30th ऑफ अप्रैल। 30th ऑफ अप्रैल तक आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन 1 अप्रैल से तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, तो क्या आप लोग पूरे 1 महीने तक कोई खर्चा नहीं करोगे? ऐसा कुछ है कि आप 1 महीने तक कोई खर्चा ही नहीं करने वाले हो? तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो फिर क्या करें? तो उस समय में जब तक आपका बजट पास नहीं हो जाता है तब तक आप लोग कुछ पैसा एडवांस मांग सकते हो लोकसभा से। मतलब जैसे ही आप लोग बजट प्रेजेंट करते हो अराउंड आप लोग 28 फेब को, तो एक 2-3 दिन बाद में यू विल डिमांड एन एडवांस, और वो एडवांस को ही हम लोग कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। सब लोगों को आई होप ये वाला मुद्दा क्लियर हो गया होगा कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। आजकल ये नहीं लगता है। अब ये वोट ऑन अकाउंट के फीचर को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने खत्म किया कैसे? बाय ब्रिंगिंग बजट ऑन द 1 फेब। 1 फेब को आप लेकर के आ गए, बात ही आपने खत्म कर दी।
लेकिन पहले ये वाली प्रॉब्लम बहुत आया करती थी, तो इसलिए ये वोट ऑन अकाउंट का फीचर खास करके हम लोग देखते थे कि वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है। वोट ऑन अकाउंट में एज आई सेड कि इसके अंदर में वोट ऑन अकाउंट में क्या होगा, इसके अंदर में एज आई सेड कि आप लोग एडवांस पैसा मांगोगे। जैसे ही जनरल डिस्कशन हो जाता है इसको पास किया जाता है और यूजुअली 2 महीने का एडवांस आप लोग उठाते हो 1/6 ऑफ द एंटायर बजट अमाउंट। लेकिन आजकल ये फीचर यूज नहीं करना पड़ता है, अगर किया भी तो हम लोगों को खास करके सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ईयर में यूज करना पड़ता है। इसी के अलावा देखिए एप्रोप्रिएशन बिल में आप लोगों ने पैसा तो ले लिया है, लेकिन इसी के अलावा आप लोग अगर चाहो तो एक सेकेंड, लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया, 2 मिनट में वापस से कनेक्ट करता हूं इसको मैं। टेक्निकल ग्लिच के एक्सट्रीम। अब हम लोग बात करते हैं अगले मुद्दे की, और अगला मुद्दा जो है वो ये है हमारा कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग और भी ग्रांट्स इसके अंदर में जो है वो आती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखें तो इसके अंदर में हम लोग सप्लीमेंट्री ग्रांट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है? सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब कि आपने पिछला कुछ एक अमाउंट हमने आपसे कुछ एक पिछला अमाउंट लिया था, वो हमारे लिए इनसफिशिएंट पड़ रहा है, तो इस बार हमको ये वाला पैसा थोड़ा सा दीजिए। एडिशनल ग्रांट क्या होता है? एडिशनल ग्रांट मतलब मुझे और किसी चीज के लिए, किसी स्कीम या फिर एक स्कीम मैंने कभी बोली नहीं थी, उसके लिए मुझे पैसा दीजिए। एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट में आप लोग कहते हो कि भाई मैंने पैसा ऑलरेडी ज्यादा खर्च कर दिया है और ये ज्यादा जो पैसा मैंने खर्च किया हुआ है इसके लिए मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। फिर वोट फॉर क्रेडिट, वोट फॉर क्रेडिट मतलब क्या? वोट ऑफ क्रेडिट मतलब एक सडनली मेरे पास में अनएक्सपेक्टेड कोई डिमांड आ गई है, उसके लिए आप मुझे एक चेक दे दीजिए। एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट, ऐसे और भी अलग अलग ग्रांट्स होते हैं जो कि खास करके इसके अंदर में आप लोग देखोगे। तो गाइज ये जो है वो अलग अलग कुछ ग्रांट्स हैं जो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो बात आती है वो है ऑब्वियसली फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल क्या है? तो फाइनेंस बिल मतलब क्या? जो टैक्स का पैसा आप लोगों ने अब तक जो रेज किया हुआ है, जो आपने टैक्स के प्रपोजल दिए हैं वो है उनको पास करवाना। तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो भी है, अगर आप लोग अपने अकाउंट में अगर एक कोई पैसा डाल भी रहे हो तो आप लोगों को फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा, फाइनेंस बिल आपको पास करना पड़ेगा। तो फाइनेंस बिल जो है वो लाए बिना आप लोग टैक्स नहीं लगा सकते हो। तो फाइनेंशियल प्रपोजल्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं कि कैसे हम लोग टैक्स लगाने वाले हैं या फिर हम लोग किसी टैक्स को रिड्यूस करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये सब चीजें इसके अंदर में मेजरली होती है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये कैसे अलग अलग 6 स्टेजेस के अंदर में काम करता है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमारे 6 स्टेजेस जो बजट की है तो वो कुछ इस तरीके से थी। पहले बजट का प्रेजेंटेशन, तो उस दिन स्पीच दिया जाएगा। दूसरा आप लोग देखोगे जनरल डिस्कशन, तो जनरल डिस्कशन में उस दिन जो भी आपको बातें करनी है वो आप जनरल डिस्कशन करोगे। फिर स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज एंड देन पार्लियामेंट द्वारा डिमांड फॉर ग्रांट पर वोट करना, आगे पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। जिस दिन ये सब पूरा हो जाए उस दिन आपका हो जाएगा बजट पूरी तरीके से पास। अब हम लोग देखते हैं 2025 का ये वाला क्वेश्चन, 2015 का ये वाला क्वेश्चन जिसमें यूपीएससी ने ये सवाल किया था। आप लोग फटाक से इसको देखिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। तो आंसर इज यस, ट्रू। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। आंसर इज यस। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आंसर इज नो। देखो राज्यसभा के पास में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन की पावर है, राज्यसभा किसी भी फाइनेंस बिल को इस तरीके से रिजेक्ट वगैरह नहीं कर सकती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी, मनी बिल को भी रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों के लिए आएगा वो होगा बी।
ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोगों के लिए बी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक ब्रीफली दिखाना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट था उसमें क्या कुछ की हाइलाइट्स वगैरह जो है वो हुआ करते थे। एक ब्रीफली इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि की फीचर्स में क्या क्या दिखाया गया था। ओके, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले तो थोड़ा सा रोड मैप, इन लोग हर बार बात कर रहे हैं रोड मैप फॉर विकसित भारत, रोड मैप फॉर विकसित भारत। विकसित भारत में खास करके 4 लोगों पर फोकस है। कौन कौन से? गरीब, युवा और महिलाएं एंड देन फार्मर, जिसको अन्नदाता इन्होंने नाम दिया है। तो इनका मेजर फोकस इन 4 लोगों पर रहेगा। फिर इनका कहना है कि हम लोग प्रायोरिटीज में विकसित भारत के लिए जो प्रायोरिटीज दे रहे हैं या फिर इसके ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बजट के थीम में खास करके एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास, इन सब पे ये वाली थीम थी। देखो बजट क्या है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखो, दूसरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखो, क्योंकि जीएस3 में एज वेल एज जीएस2 में आप लोग इसका कहीं ना कहीं डेटा यूज कर पाओगे। तो अगर ढंग से डेटा यूज करने तो करना होगा। तो इसमें फिर प्रायोरिटीज ऑफ फॉर विकसित भारत की क्या करना है, तो प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें और रेजिलियंस को इंक्रीज करें। तो इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अपने को डायग्राम भी मिल जाते हैं जो हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, और यही सब चीजें आप लोग जो है वो कहीं अपने डेटा एंड फैक्ट्स के लिए भी यूज कर पाओगे। फिर उसके बाद में आप लोगों के अगेन दिए हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए, खास करके इस बार 3 इन्होंने अलग अलग स्कीम लाई है। स्कीम ए फॉर फर्स्ट टाइमर, स्कीम बी फॉर जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्कीम सी फॉर सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, फिर स्किलिंग पर इस बार इन लोग काफी फोकस करेंगे, ऐसा इनका कहना है। फिर इन लोग चाहते हैं कि इंक्लूसिव, देखो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, और यूपीएससी सिलेबस में मतलब सिलेबस से ये वाले क्वेश्चन बार बार मेंस में कर भी रही है, तो मेंस में ये सारा डेटा आप लोग अच्छे से यूज कर पाओगे। आपको क्या करना है, indiabudget.government.in ये वाले वेबसाइट पे जाना है, और बजट समरी ऐसा करके उसमें खुद ही उन्होंने दिया हुआ है, वही बस डाउनलोड करो। पूरा हम लोग तो कोई याद नहीं कर सकते, एक एक अपने को फिगर याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जैसे 3 लाख करोड़ इसको दिया उसको दिया, ये सब अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग देखो तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए इन्होंने कुछ तो अलग अलग बजट जो है प्रेजेंट किया हुआ है। फिर ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट के लिए इन लोग चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कम करे ताकि प्रॉपर्टीज थोड़ी अफोर्डेबल हो, और खुद ने क्या किया, खुद ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और बढ़ा दिया, तो ये भी तो गलत है। स्ट्रीट मार्केट डेवलप करेंगे, खास करके फूड के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रखेंगे, वाटर मैनेजमेंट ढंग से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोगों की हाउसिंग नीड्स पर फोकस करेंगे, कि इन लोग चाहते हैं कि 1 करोड़ और अर्बन पुअर को इन लोग घर वगैरह बना करके देंगे। एनर्जी सिक्योरिटी में इन लोग काफी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं ये वाली स्कीम पर, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर में लगभग 300 यूनिट एवरी मंथ वो चाहते हैं कि फ्री में सबको मिले, और फ्री में कैसे मिले, बाय इंस्टॉलिंग द सोलर पैनल्स। तो ये इनका एक और स्कीम है जिसपे इनके फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन लोग खास करके फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने लगभग 11,11,111 करोड़ रुपए का खर्चा इस पे किया है, जो कि जीडीपी के लगभग 3.4% है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका पुश रहेगा वापस से। फिर इन लोग कहते हैं भाई फ्लड मैनेजमेंट के लिए वगैरह हम लोग थोड़ा काम करेंगे। देन इन लोग टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं, एक नया इन लोग एरिया डेवलप करना चाहते हैं जिसको इन लोगों ने नाम दिया विष्णुपद। तो आप लोग यहाँ पे देखो तो विष्णुपद जो है, तो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर ये वाला जो है, ये विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर इन लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो ये है महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर भी है अगेन इसमें, तो वो इनको डेवलप करना है। इनोवेशन एंड रिसर्च में इन्होंने एक नया फंड अभी डिक्लेयर किया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। तो इस तरीके से इन्होंने फंड किया है कि जब तक हम लोग ज्यादा इनोवेट नहीं करेंगे तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, तो इनोवेशन पर इनका मेजर फोकस है। फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में खास करके लैंड को देकर के, देखिए लैंड को लेकर के कितने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स की इन लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि अब से हर एक लैंड पार्सल जो है उसको इन लोग एक भू आधार देंगे। जैसे आप लोगों को एक आधार दिया हुआ है, ऐसे इन लोग हर एक लैंड के लिए भू आधार देंगे। सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन एज पर द करंट ओनरशिप वो होगा। फिर लिंकेजेस टू द फार्मर्स रजिस्ट्रीज, इसके आगे लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज्ड विद द जीपीएस मैपिंग, डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप जो पहले के हुआ करते थे वो, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री। तो इस तरीके के इन लोग और कुछ नए एरिया, नए रिफॉर्म जो है वो लेकर के आना चाहते हैं खास करके। बाकी इनके अलग अलग टैक्स प्रपोजल्स वगैरह इन्होंने दिए हुए थे, बट मैं आप लोगों को अब जो दिखाना चाहता हूं वो ये है कि इनके हिसाब से जो न्यू टैक्स रेजिम में इन लोग क्या नए चेंजेस कर रहे हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में जैसे निर्मला सीतारमन ने सबसे पहले कहा था कि हम 17,500 रुपए तक अब कोई भी बचा पाएगा। तो एक न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप लोगों को अब तक नहीं पता था तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसको कितना कितना टैक्स भरना पड़ता है।
ठीक है, किसको कितना कितना टैक्स भरना पड़ता है? लगभग 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो आप लोगों को सिंपल सी बात है 0 टैक्स भरना है। अगर आप लोगों की इनकम 3 से 7 लाख के बीच में है तो आपको 5% भरना है। बट कितने अमाउंट पर? तो ओनली जो 3 लाख तक का तो माफ है आपका, तो 7 और 3 के बीच में कितना है? 4 लाख। तो इस 4 लाख पर आप लोगों को 5% भरना होगा। ठीक है, उसी के साथ में अगर ये 10% हम लोग देखें तो 7 से 10 लाख मतलब 3 लाख, तो ये जो 3 लाख है इसके ऊपर में आप लोगों को 10% भरना पड़ेगा। मतलब ये हो गया आपका 30,000 लगभग। ठीक है, ये हो गया आपका 30,000। यहां पर अगर हम लोग देखें तो 4 का 5%, ओके, ये 4 लाख जो है इसका आप लोगों को भरना है 5%, वो लगभग हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो किसी की अगर इनकम लगभग 10 लाख तक है तो उसको एक लगभग से 50,000 तक का टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो आपका माफ हो जाता है। फिर उसके ऊपर है तो 15% मतलब 30,000 और भरना पड़ेगा। ओके, उसके ऊपर है अगेन तो ये 3 लाख में आपको 20% भरना पड़ेगा, मतलब 60,000 और भरना पड़ेगा। तो अगर किसी की इनकम 15 लाख तक है तो लगभग आप ऐसा पकड़ो कि 90 और 50 1,40,000 उसको लगभग टैक्स ही भर जाना पड़ेगा। एंड लास्ट में अगर 15 लाख के अगर आप लोग ऊपर जाते हो तो फिर आपको 30% के हिसाब से टैक्स किया जाएगा 15 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है उसमें। ओके, तो ये इन्होंने एक थोड़ा सा नया चेंज किया, तो उनका कहना है भाई इससे लगभग लोगों के 17,500 रुपए बचने वाले हैं, ऐसा इनका बेसिक मानना है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया हम सबको होनी चाहिए हमारे देश में पैसा कहां कहां से आता है और हमारे देश में पैसा कहां कहां जाता है। तो रूपी कम फ्रॉम, पैसा कहां से आएगा? लगभग हमारा 27% पैसा बोरोविंग से आता है। मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग बोरो कर रहे होंगे। यूजुअली हम लोग कंट्री के अंदर से ही बोरो करते हैं लगभग, ऐसा पकड़िए। उसके बाद में सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा इनकम टैक्स से आता है, कि जो भी लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं उससे 19% पैसा हमारे देश में आ रहा है। फिर 18% जीएसटी के थ्रू आ रहा है, जो आप लोग जीएसटी भर रहे हैं, हम भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। उसके अलावा यूनियन जो है वो एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में लगभग 5% पैसा लेती है। 17% उनको कॉर्पोरेशन टैक्स, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं तो उन लोग भी अपने प्रॉफिट का एक कुछ परसेंटेज कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर में भरते हैं, उनको वहां से आता है। जो भी बाहर से माल इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो खास करके इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जब भी हम लोग किसी चीज को कर रहे हैं तो हम लोग लगभग कस्टम ड्यूटी उस पर लगाते हैं, तो 4% पैसा वहां से आता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ अलग अलग जरिए से पैसा कमा रही है, स्पेक्ट्रम के एलोकेशन से और कुछ है वगैरह वगैरह, तो उससे 9% पैसा कमाते हैं। और नॉन डेट रिसिप्ट जो है कैपिटल की, कि आपको अनुदान के रूप में मिला है लेकिन ये डेट नहीं है, ओके, तो ऐसा कुछ एक लगभग 1% पैसा आता है। बाकी अगर हम लोग देखें तो यही पैसा हम लोग खर्च कहां कहां कर रहे हैं, तो आप देखिए डिफेंस में सबसे ज्यादा अच्छा खासा पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, 4,54,773 करोड़ रुपए। ओके, उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज है, होम अफेयर्स है, उसमें भी अपने को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगर एजुकेशन देखें, एजुकेशन पे 1,25,000 का हम लोग खर्चा कर रहे हैं। हेल्थ पर काफी कम है, अभी भी 90,000 करोड़ का। तो लोग कहते हैं कि आपने एजुकेशन एंड हेल्थ पर अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए मेजरली। तो ये आपके मेजर बातें हैं। बाकी इनका कहना है कि इस बार हम लोगों ने बहुत हमने बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है एमजी नरेगा में हम लोगों ने, क्योंकि ये लोगों को काफी हेल्प करेगा, तो 86,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। रिसर्च में पहले सिर्फ 840 करोड़ देते थे, अब हम लोग 1200 करोड़ देंगे। फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें पीएलआई में वगैरह वगैरह हम लोग पैसे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा इनका कहना है। सिलेंडर के लिए सब्सिडी भी अब इन लोग बढ़ा रहे हैं, लगभग 1,500 करोड़ तक की इन लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह करने वाले हैं। ओके, और एक लास्ट में अपने को ये भी देखना है कि फिर अपना ये पैसा जो है वो कहाँ से आता है। ये आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। ओके, एक और इसमें होना चाहिए कि पैसा अपना कहाँ जा रहा है, रूपी गोज टू, ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसके बाद में फिर अपने वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। तो रूपी गोज टू कहां जा रहा है? सबसे मोटा पैसा जा रहा है हमारा यहाँ पर, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास में जितना भी पैसा आ रहा है लगभग उसका 19% तो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट में कर रहे हैं। बोरोविंग से 27% पैसा आ रहा है और 19% पैसा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। 16% हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम जितनी भी हैं उन स्कीम्स पे खर्चा करते हैं। लगभग 21% पैसा स्टेट्स को बांट देना पड़ता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन गवर्नमेंट की कि आप अपने नेट टैक्स प्रोसीजर में से कुछ पैसा नीचे बांटे। इतना ही नहीं, फाइनेंस कमीशन अगेन आपको बोलता है कि लगभग ये 9% पैसा और आप लोग जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, रूरल लोकल बॉडीज या स्टेट्स को आप लोग ट्रांसफर कीजिए, उसका देना पड़ता है।
फिर सेंट्रल सेक्टर मतलब एक्सक्लूसिव जो सेंटर की स्कीम है उसमें पैसा खर्च करना, लगभग 16% उसमें होता है। कुछ कुछ स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, उसमें लगभग आप 8% का पैसा उसमें आप खर्च करते हो। अदर एक्सपेंडिचर्स 9%, पेंशन का अच्छा खासा पैसा जाता है, 4% पैसा हम लोग पेंशन में दे रहे हैं। सब्सिडीज है उसके लिए 6% पैसा जा रहा है। डिफेंस के लिए हमारा 8%, तो अपने बजट का जितना भी हमारा बजट है उसमें से 8% पैसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इसके लिए खर्च कर रहे हैं, डिफेंस के लिए। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये इस बार का बजट और बजट कैसे पास होता है ये सारे मुद्दे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे एकदम फटाफट हम लोग कुछ हमारे अनअकैडमी के ऑफर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अनअकैडमी पर अब 15 महीनों की बैच, ठीक है, मात्र और मात्र 29,999 यानी कि 30,000 में आएगी। पहले यही बैच अगर आप परचेस करने जाते थे 70,000 80,000 इतना आपको भरना पड़ता था। अब अनअकैडमी पर आपको सिर्फ एक और एक ही कोड यूज करना है, उसका नाम है अरविंदा। तो अरविंदा कोड आप लोग यूज कीजिए और उस अरविंदा कोड पर आप लोगों को मिल जाएगा अच्छा खासा बेनिफिट। इसमें हम लोग 70+, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे बैच से तुम जितनी भी बैचेस चला रहे हो इससे कोई सिलेक्शन भी हो रहे हैं। 70+ सिलेक्शंस हुए हैं जिन्होंने पिछले साल हमारी बैच ली थी और CSE 2023 में वो लोग रैंकर्स हैं। GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस है। लेक्चर्स यूजुअली जिस तरीके से मैं PPT से ले रहा हूँ उस तरीके से होता है। मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप ये सब होगा। और इंडिया के ही नहीं दुनिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ये सब बैचेस में सिखाएंगे। हमारी 26 जुलाई से अचीवर्स समिट और शिखर नाम की बैचेस शुरू हुई है। जो लोग 2026 के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं आप लोग भी अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग कोड अरविंदा। देन अगर आप लोग हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें अब आप लोगों को हम लोग ऑफलाइन जो हमारे अलग अलग जगह पे बैचेस चल रहे हैं जैसे दिल्ली में वगैरह उनके भी अब से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल पाएंगे, क्विक रिवीजन मिलेगा, AI से आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस ये सब आपका अभी से ही शुरू हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का बैच शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप लोग जो है इस पॉलिटिकल साइंस के बैच पर अच्छे से मतलब इसको ज्वाइन कीजिए। और मेरे पॉलिटिकल साइंस के कुछ कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पर डाले भी हैं इस चैनल पर। थॉमस हॉब्स और क्या कहते हैं आई थिंक मैकियावेली, ये दो चीज़ों पर, दो थिंकर्स पर मैंने अपने लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप लोग उनको जरूर देखिएगा। बाकी मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो को देखा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना एंड लेट्स क्रैक इट।